दिन दोस्तों, आज हम लोग जो है ना, आज पेपर 5 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन आज करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑनर्स टीएमबीयू हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्या क्या वो क्वेश्चन था? पहला था हुमायूं और दूसरा था शेरशाह सूरी। तो जो भी शेरशाह सूरी अच्छा से पढ़ लिया है, जिसको शेरशाह सूरी अच्छा से समझ में आ गया है, उसको अकबर भी समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया से अकबर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस तो खैर बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी है। इसीलिए जो जिसका शेरशाह सूरी अच्छा से खत्म हो गया, उसका अकबर भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अकबर का राजत्व सिद्धांत का मूल्यांकन करें। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं रह सकता है कि अकबर का राजत्व सिद्धांत का मूल्यांकन करें। ये भी क्वेश्चन रख सकता है कि अकबर का प्रशासन का मूल्यांकन करें। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अकबर का राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। ये भी क्वेश्चन होता है कि अकबर का साम्राज्य विस्तार का नीति का। मतलब ये है कि अकबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आज का जो ये टॉपिक रहा है कि राजत्व सिद्धांत का मूल्यांकन करें, इसमें हम ट्राई किए कि सबको एक ही बार में सबको डील कर देने का। ठीक है, एक ही आंसर में सबका लगभग लगभग। राजपूत नीति का डिस्कस नहीं रहेगा, क्योंकि राजपूत नीति इसका थोड़ा सा अलग है। तो उसको छोड़ करके बाकी का अधिकतर का आंसर आप लोग को यही देखने को मिलेगा। प्रशासन की बात करें, धार्मिक नीति की बात करें या अदर की बात करें। ठीक है, तो इसमें हम ट्राई किए हैं कि सबका सब आंसर एक ही में सम्मिलित कर देने का, अकबर का राजत्व सिद्धांत में। किंग्स थ्योरी ऑफ अकबर, ये हम लोग का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज को बहुत सारा ऐसा ऐसा टर्म भी आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्रेजुएशन का ऑब्जेक्टिव का बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाला ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। हम आने वाला समय का बात करें, हम आगे चलेंगे तो बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन से किस तरह से पूछा जाता है। तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के आपको देखना है। लगभग लगभग 40 मिनट, आपको पता होगा 40 मिनट का मेरा वीडियो रहता है। तो 40 मिनट एक बार देखिए और एक क्वेश्चन खत्म कर लीजिए अपना। एकदम कान में ईयरफोन लगा के, कान में ईयरफोन तो लगा चुके होंगे आप लोग, तो बस आप सुनते रहना है। इसके बाद हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, चौथा। तो टेलीग्राम में बता देंगे कि वो चौथा क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम में सबको आप लोग जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहीं पे आपको इस सब का पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी ये सब है, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम दे देते हैं। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपना हाथ से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकबर के राजत्व सिद्धांत का मूल्यांकन करें। तो इसमें तो सबसे पहले भूमिका का वर्णन करना होगा, अकबर के बारे में भूमिका लिखना होगा। आपको हर क्वेश्चन में हम बताएं कि भूमिका कैसे लिखा जाता है, भूमिका को किस तरह तैयार करना है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, लगभग एक पेज आप भूमिका का रखिए, एक पेज या उससे थोड़ा सा कम आप भूमिका में स्पेंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए भूमिका में क्या लिखे। राजत्व सिद्धांत का बेसिकली मतलब ये होता है कि अकबर ने कैसा कैसा अपना साम्राज्य को कैसे चलाया, उसका हर क्षेत्र में कैसा योगदान रहा अकबर का। तो उसी तरह से हम लोग राजत्व सिद्धांत समझ सकते हैं। तो देखिए इसका जो है भूमिका क्या है। भूमिका, अकबर का शासनकाल 1556 से 16। अच्छा, अकबर से पहले आपको पता होगा कि हुमायूं 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 के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। और हुमायूं का बेटा है अकबर। और हुमायूं के बाद लेकिन अकबर नहीं बैठा था, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी बैठा था। शेरशाह सूरी के बाद अकबर बैठ रहा है। शेरशाह सूरी बताए थे 55 तक, लगभग लगभग 55 तक शासन रहता है। उसके बाद 55 में पानीपत का सेकंड बैटल में अकबर अकबर का मतलब कि 56 से अकबर का शासन पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन पीरियड रहता है। तो अकबर का जन्म 1542 में होता है अमरकोट में। ये वाला जब हुमायूं बता रहे थे तभी ये बता दिए थे। जब वो काबुल कंधार जब आया हुआ था बाबर, सॉरी हुमायूं, तो वहां से जब हुमायूं भाग रहा था तो अकबर को वहीं पे छोड़ दिया था, कामरान के पास छोड़ दिया था। ये सब बात हम बता चुके हैं। ठीक है, हुमायूं वाला में सब कुछ डिटेल हो गया। जो भी वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं हर वीडियो को, उन लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा तरीका से। तो अमरकोट में जन्म हुआ। राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? कलनौर में राज्याभिषेक हुआ 1556 में। एक कहानी हम बताते हैं, थोड़ा सा इंटरलिंक करने में आपको फायदा होगा। हुमायूं का जब मृत्यु हुआ, आपको पता होगा कि वो जो है सीढ़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो तभी वहां पे उसका गद्दी संभालने वाला कोई नहीं रहता, पता है? दिल्ली का गद्दी संभालने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि अकबर दिल्ली में नहीं रहता, अकबर रहता है पंजाब में, कालानौर में। और वहीं पर जो बैरम खां है, उसी के नेतृत्व में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और तभी उसका मात्र उम्र 13 साल रहता है। 13 साल की उम्र में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता। लेकिन दिल्ली के गद्दी पे कोई नहीं रहता है, 4 दिन तक दिल्ली के गद्दी पर कोई नहीं होता।
तो उस टाइम पे पता है क्या किया जाता है, उस टाइम पे हुमायूं का एक हमशक्ल को बैठा दिया जाता है गद्दी पर, कि किसी को पता ना चले, क्योंकि उस टाइम पे स्थिति ऐसा खराब हो गया था कि सब कोई दिल्ली का गद्दी को हथियाना चाह रहा था। तो हुमायूं का हमशक्ल को बैठा दिया गया, और तब तक क्या किया गया, 4 दिन में अकबर को लाया गया दिल्ली, अकबर को लाया गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक बार उसका मतलब कि राज्याभिषेक हुआ। तो साम्राज्य का महानतम, ये एक बहुत छोटा उम्र में ही राजा बन गया, बादशाह बन गया, लेकिन ये ऐसा ऐसा कारनामा किया कि मुगल साम्राज्य में महानतम बादशाह में से एक हुआ ये अकबर। तो अकबर साम्राज्यवादी के साथ साथ सुधारवादी भी था। हम लोग इसी के ऊपर आज बेस रहने वाला है कि उसका सुधार कैसा कैसा रहा। बेस सुधार के ऊपर नहीं रहना, बेस रहने वाला उसका प्रशासन सबके ऊपर, ठीक है। तो उसने कई लड़ाइयां भी लड़ी, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, चित्तौड़ पर कब्जा, हल्दी घाटी बहुत फेमस युद्ध। तो ये सब युद्ध लड़ा, इस सब के बारे में डिस्कस पूरा डिटेल से नहीं करना है। इसका डिटेल से तब होगा जब अकबर का साम्राज्य नीति के बारे में हम लोग को चर्चा करना होगा। ये क्वेश्चन अकबर का साम्राज्य नीति के ऊपर नहीं है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। जो वो वाला क्वेश्चन होगा तब ये सब युद्ध के बारे में बहुत डिटेल से उसके में चर्चा करना होगा। अभी बस छोटा मोटा मोटा आप लोग थोड़ा बड़ा लगा लीजिए अनुमान कि अकबर ने अपना जब साम्राज्य बढ़ाया तो युद्ध से भी बढ़ाया और कूटनीति से भी, दोनों दोनों मामले में अकबर बड़ा पारंगत व्यक्ति था, क्योंकि 13 साल का उम्र में वो राजगद्दी बैठ रहा, और उसको नेतृत्व करता स्टार्टिंग से बैरम खां का नेतृत्व में वो रहा। बैरम खां जो कि एक योग्य सेनापति था। बैरम खां के नेतृत्व में, मतलब अकबर नाम का था लेकिन सब कुछ करता था बैरम खां। बैरम खां का भी एक अलग कहानी है, ठीक है। इसको मक्का मदीना में मतलब भेजा जाता है, तो वो वाला अलग कहानी है, उसको अभी नहीं बता सकते क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। 40 मिनट आप लोग को मेरे साथ रहना है, ठीक है। उसका देखिए, अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध और कूटनीति का सहारा लिया। अकबर का राजत्व सिद्धांत के बाद मुगलों का ढांचा बदल गया। ये है हम लोग का भूमिका। अकबर के बारे में थोड़ा मोड़ा लिख दिया कि जन्म कहाँ हुआ, राज्याभिषेक कैसे हुआ, मुगल काल में कैसा उसका दर्जा है, ये वो फलना चिलना। तो ये सब हो गया आपका जाके राजत्व सिद्धांत में, मतलब भूमिका में, राजत्व सिद्धांत का भूमिका में ये सब बात हो गया, ठीक है। बहुत एकदम अच्छा से आप लोग डिटेल से समझ में आएगा आप लोग को। 7 पेज का ये आंसर है, और इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। 7 पेज तो हम छोटा कर दिए, इसका निष्कर्ष हम नहीं लिखे, निष्कर्ष आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो 7 पेज छोटा है, और भी इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। और राजत्व सिद्धांत, आप यदि क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन यदि राजत्व सिद्धांत के अलावा भी यदि कुछ आ जाता है तो भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको ऐसा आंसर को डिजाइन किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अकबर का राजत्व सिद्धांत। यदि प्रशासन के बारे में पूछा तो यहाँ पे राजत्व सिद्धांत हटा के लिख देना है अकबर का प्रशासन। समझ में आ गया बात? एक ही साथ दोनों आंसर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा वो बात को ध्यान देना है। तो आपको याद होगा कि जब शेरशाह का हम लोग प्रशासन पढ़ रहे थे तो शेरशाह का भी प्रशासन को हम लोग बांटे हुए थे बहुत तरह तरह से, मतलब 7-8 में बांटे हुए थे, जिसमें कि धार्मिक नीति, प्रांतीय नीति, राज्य नीति, उसके बाद कल्याणकारी राज्य, ये सब में बांटे हुए थे शेरशाह सूरी के टाइम पे। अब अकबर में देखिए किस तरह बटेगा। अकबर में बटेगा केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन। अकबर का केंद्रीय और प्रशासन, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद भू राजस्व, मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। अकबर का ये दोनों में भी एक इंडिपेंडेंट आंसर क्वेश्चन बनता है कि अकबर का मनसबदारी व्यवस्था क्या था, इसकी व्याख्या करें, और अकबर का जागीरदारी व्यवस्था क्या था। उसके बाद अंतिम है धार्मिक नीति। तो हम लोग सबको एक एक करके समझेंगे कि सब कुछ क्या क्या था। एक बार फिर बता रहे हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर एक एक टॉपिक में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो उसका आंसर अलग अलग तरीका से डिजाइन होगा। यदि सिर्फ और मनसबदारी में यदि पूछ लिया जाए तो फिर धार्मिक नीति नहीं लिखाएगा, साम्राज्य नीति नहीं लिखाएगा, प्रांतीय नीति नहीं लिखाएगा, उसके बाद मनसबदारी नीति उसका लिखाएगा, मनसबदारी व्यवस्था कैसा था। तो ये वाला आंसर में हम ये ट्राई किए हैं कि सब पे थोड़ा मोड़ा डील करते हुए चले, जिससे कि आपको सब जगह का नॉलेज थोड़ा मोड़ा हो जाए, ठीक है। अब देखिए केंद्र प्रशासन, सबसे पहले केंद्र प्रशासन शेरशाह सूरी के टाइम में भी सबसे पहले हम लोग केंद्र प्रशासन पढ़े थे। तो हम लोग अकबर का केंद्र प्रशासन पढ़ते हैं। तो अकबर का केंद्र प्रशासन में सबसे ऊपर जो है वो है सम्राट, सबसे ऊपर सम्राट, उसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा वजीर, उसके बाद आएगा मीर बख्शी, उसके बाद मीर सम्मद, उसके बाद काजी। तो इतना तरह का अकबर का प्रशासन में रहता है। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। आप लोग यहाँ पे हो ना, एकदम दिमाग खुला रख के सुनना है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से। उसका लास्ट में कमेंट करके बताना है कि समझ में पल्ले पड़ा कि नहीं आया, कि हवा में रह गया सब कुछ। ठीक है। अब देखिए सम्राट, केंद्र प्रशासन में सबसे तगड़ा बंदा कौन है? सबसे तगड़ा बंदा है सम्राट। और वहां पर कौन होता था शेरशाह सूरी के टाइम में? वहां पे सबसे तगड़ा होता था सुल्तान। सुल्तान मतलब स्वयं सबसे ताकतवर, और यहाँ पे है सम्राट सबसे ताकतवर। तो सम्राट प्रशासन का प्रधान होता था और सेना और न्यायिक शक्तियों का नियंत्रण होता था।
मतलब जितना भी तरह का प्रशासनिक विभाजन होगा सबका हेड कौन होगा, सबका हेड होगा सम्राट। ठीक है, इसको अधिकार होता था किसी को भी नियुक्ति प्रोन्नति और बर्खास्त करने का अधिकार होता था सम्राट को, मतलब सम्राट ही सर्वे सर्वा है। सम्राट के नीचे यदि बात करें तो आता है वजीर का। वजीर क्या था, वजीर राजस्व विभाग का हेड होता था वजीर, जिसको कि दीवान ए आला कहा जाता था। क्या, राजस्व विभाग का हेड है वजीर, जिसको कि दीवान आला कहा जाता था। उसके बाद है मीर बख्शी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मीर बख्शी। मीर बख्शी होता था सैन्य प्रशासन का हेड होता था। राजस्व प्रशासन का हेड है वजीर, राजस्व मतलब रेवेन्यू का जो है ना, रेवेन्यू का वजीर है। और सैन्य प्रशासन मतलब सैनिक वाला का हेड कौन है, मीर बख्शी है। तो यहाँ से याद रख लेना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, वजीर और मीर बख्शी, वजीर और मीर बख्शी। वजीर हो गया भू राजस्व व्यवस्था को ये देखेगा, और मीर बख्शी हो गया ये सैन्य व्यवस्था को देखेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। वजीर को दीवान ए आला कहा जाता। आपको पिछला क्लास में हम बताए थे कि ये जितना भी तरह का दीवान है आला, दीवान है इंसा, दीवान है रजालत, दीवान है जितना भी तरह का है, सबको एक कॉपी लीजिए, एक A4 साइज का पेज, उसमें सबको लिख डालिए और सामने चिपका दीजिए जब तक एग्जाम आप लोग का नहीं आता। अब डेली डेली एक बार देखना है, क्योंकि ये सब ऐसा वर्ड है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला वर्ड है। हमको खुद ही सब में कंफ्यूज होता है। ठीक है, सबको कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड है। आप लोग आराम से सबको लिखिए और बगल में लिख लीजिए कि वो क्या देखरेख करता था। उसका डेली थोड़ा मोड़ा देखना है। जब भी बेगारी हो, चाय पी रहे हो या फिर घूम फिर रहे हो रूम में, तो एक बार देख लेना है मुंह उठा करके कि क्या लिखा है। बस क्या होगा कि याद रह जाएगा, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अभी भी आपके पास 6-7 दिन, अभी 6 दिन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आराम से तैयारी हो सकता है। और ये सब ऐसा ऐसा ये सब टर्म है ना, वजीर, मीर बख्शी, ऐसा ये मीर सम्मद, ऐसा ऐसा टर्म है कि ये आगे भी काम देगा। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएशन में ही खत्म सिर्फ। एक फिर देखिए मीर सम्मन, ये था शाही परिवार और शाही कारखाने का प्रभारी। उसके बाद मुख्य काजी, मुख्य काजी को कहा जाता था सद्र उल सुदूर, इसको कहा जाता था मुख्य काजी। न्यायिक विभाग का अध्यक्ष प्रमुख काजी होता था। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था कि मुगल काल में न्यायिक व्यवस्था का देखरेख नहीं, न्यायिक व्यवस्था का हेड कौन था, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था, मुख्य काजी भी ऑप्शन में दिया हुआ था। हेड कौन है, मुख्य काजी। और ऑप्शन में सम्राट भी दिया हुआ था, ऑप्शन में सम्राट भी दिया हुआ था। तो ये वाला चीज आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कि मुगल साम्राज्य में कानून का सर्वोच्च कौन होता था, काजी होता था या सम्राट होता था। एक बार कमेंट करके अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर देना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मुख्य काजी समझ में आ गया, ये क्या था, न्यायिक विभाग का अध्यक्ष था। उसका देखिए प्रांत प्रशासन, हम लोग देख लिया केंद्र प्रशासन में क्या क्या बटा हुआ था। केंद्र प्रशासन में सबसे ऊपर सम्राट था, जिसके पास सब अधिकार है। उसके बाद वजीर है, जो कि भू राजस्व व्यवस्था को देखता है। वजीर के नीचे हम लोग देखें, वजीर के नीचे वो न्यायिक व्यवस्था को देखता है, मीर बख्शी। उसके बाद और नीचे आए तो मीर सम्मद आ गया, जो कि राज परिवार का देखरेख करता है। उसके बाद और हम लोग आ गए तो हम लोग को मिल गया कानून का व्यवस्था करता है आपका जाके काजी, मुख्य काजी। तो इतना तरीका से केंद्र सरकार इसका विभाजित था अकबर का। ये सब बहुत डीपली सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस सब के अंदर अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ग्रेजुएशन के लिए हम आंसर ये रेडी कर रहे हैं, इसीलिए सबके आंसर अंदर घुसने का जरूरत नहीं है। इतना लिख दिए, समझ में आ गया कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मुगल साम्राज्य के टाइम में 12, अकबर के टाइम में 12 सूबा या 12 प्रांत में बटा हुआ था मुगल प्रशासन, जो कि आगे जाके हो गया 20 हो गया। आगे जाके मतलब जैसे साम्राज्य बढ़ते गया, आगे जाके सूबा और बढ़ते गया। सूबा का मतलब प्रांत होता है, प्रांत। इसको अभी के तुलना में स्टेट हम लोग कह सकते हैं, एक स्टेट बोल सकते हैं, राज्य। प्रांत का मतलब एक तरह से हम लोग राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो 12 गो अकबर के समय में 12 गो था। कुछ कुछ क्या है, अजमेर जैसे हो गया, अहमदाबाद हो गया, अवध हो गया, आगरा हो गया, कुछ कुछ का नाम यहाँ पे दे दिए। अब 12 गो का नाम देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि 12 गो का नाम आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हम वही वही लिखें जो आपको याद हो जाए, क्योंकि सब औ वाला हम चूज करके यहाँ लिख दिए। जैसे कि आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, ये सब औ से सब स्टार्ट था, इसीलिए सोचे आपको याद रह जाएगा, इसीलिए लिख दिए। तो अकबर में 12 सूबा था, अकबर में 12 सूबा था, आगरा, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, और भी बहुत सारा था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ 20 गो हो गया उसका सूबा टोटल। अब देखिए सूबा का जो हेड होता था वो था सूबेदार, प्रांत का जो हेड है वो है सूबेदार, गवर्नर। और सूबेदार होता था प्रांत का मुखिया, मतलब कि एक
प्रांत का, एक स्टेट का हेड, स्टेट मतलब अभी के तुलना में हम कंपेयर कर रहे हैं, पूरा पूरी स्टेट तो नहीं बोल सकते, एक समझने के लायक आप लोग बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है। तो वो हो गया, उसका मुखिया होता था सूबेदार, ठीक है। और सूबा राजस्व विभाग का दीवान का प्रमुख दीवान होता था राजस्व विभाग का हेड। राजस्व विभाग का हेड कौन होगा? दीवान। और हम लोग केंद्र में कौन क्या देखे? राजस्व विभाग का हेड कौन हो रहा था? राजस्व विभाग का हेड वजीर हो रहा था। और प्रांत में कौन हो रहा है? प्रांत में हो रहा है दीवान। यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय में अकबर का जो है राजस्व विभाग का हेड कौन है, या फिर दीवान किसके लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वो सब हो जाता है, क्योंकि सबका नाम पढ़िएगा सब लगेगा कि अरे ये तो एक ही है, सबका काम एक ही होता होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ही मतलब टिपिकल टाइप का वर्डिक है सब। उसका देखिए, सूबा जो है उसके बाद विभाजित होगा सरकार में। सूबा विभाजित होगा सरकार में। शेरशाह सूरी के टाइम में क्या देखे थे? सरकार विभाजित हो रहा था, परगना सब में हो रहा था विभाजित। अभी हम लोग चलते हैं आगे। शेरशाह सूरी यदि याद है तो ये वाला भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सरकार हो गया, सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले प्रांत हो गया। प्रांत के नीचे हम लोग आते हैं तो प्रांत के नीचे मिलता सरकार। सरकार में दो व्यवस्था किया गया, एक था कानूनी व्यवस्था और एक था भू राजस्व व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था का जो हेड था उसको फौजदार कहा गया। कानूनी व्यवस्था का जो हेड था उसको फौजदार कहा गया। और भू राजस्व का जो हेड था उसको अमल गुजार कहा गया। अमल गुजार के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अमल गुजार क्या था? तो अमल गुजार क्या था? प्रांतीय प्रशासन में सरकार का जो भू राजस्व व्यवस्था का जो देख रेख करता था उसको कहते थे अमल गुजार। उसका सरकार किस में विभाजित होगा? सरकार विभाजित होगा परगना में। सरकार विभाजित होगा परगना में। परगना, परगना का हेड कौन होता था? परगना का हेड होता था सिकदार। सबका हेड याद रखना है, सूबा का हेड हो सूबेदार। और फिर सरकार का हेड कौन है? सरकार का एक हेड होगा फौजदार, एक हेड होगा अमल गुजार। और परगना का हेड होगा सिकदार। और कोतवाल, कोतवाल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शाही सरकार द्वारा मुख्य रूप से शहरों में नियुक्त किया जाता था कोतवाल को, ठीक है। तो ये परगना तक समझ गया। प्रांत सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले सूबा में विभाजित हुआ प्रांत में। प्रांत के बाद सरकार में विभाजित हुआ। और सरकार के बाद नीचे परगना विभाजित हुआ। और सबसे नीचे आ जाएगा ग्राम। सबसे नीचे आ जाएगा क्या? सबसे नीचे आ जाएगा ग्राम। एक दिन यूपीएससी का क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन बैंक। जब मन नहीं लगता है तो कभी यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, कभी बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। तो देखिए, आपको एक सलाह देते हैं कि जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन बैंक आप जरूर खरीद लीजिए। एक बार क्वेश्चन बैंक में देखना है, क्योंकि हमको जब मन नहीं लगता तो क्वेश्चन बैंक ही देखते हैं कि जो जो टॉपिक पर हम पढ़ चुके हैं या पढ़ाई हो गया है तो उस टॉपिक में हम क्या क्या जानते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जब ये वाला हम देखे प्रांतीय प्रशासन जब पढ़ लिए तो पता है किस तरह क्वेश्चन पूछा था? ये सब दे दिया था, ठीक है। परगना, सरकार, ग्राम, उसके बाद सूबा, ये सब दे दिया था। और ऑप्शन दे दिया था, सबका 1 2 3 लिखा हुआ था। और उसमें लिखा हुआ था कूट 1 में अवरोही क्रम में सजाना था, 1 2 3 4, 4 3 2 1। तो पता होगा तब ना कि छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, तब ना इसका आंसर तो सही तरीका से टिक मरा पाएगा सबसे, ठीक है। इसीलिए ये बात को ध्यान रखना है कि कौन सबसे ऊपर था, कौन सबसे नीचे था, किसके बाद कौन था। प्रांतीय प्रशासन में भी याद रखना है और फिर केंद्रीय प्रशासन में भी ये वाला ध्यान रखना है। सब परगना तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में उसमें देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। उसका देखिए सबसे नीचे आ गया गांव। गांव मतलब ग्राम। ग्राम का हेड कौन हो गया? ग्राम का हेड हो गया, एक होगा मुकद्दम और राजस्व विभाग का हेड होगा पटवारी। पटवारी सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव का भरमाल है इसमें। यदि आप अच्छा से इस टॉपिक को पढ़ गए तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना नहीं पड़ेगा ये टॉपिक से, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक से। आपको ये बात बार बार ध्यान हम करवा रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपको दिख जाएगा वो चीज। तो अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव हम खुद नहीं देखें क्या क्या पूछ रहा है, लेकिन जब वो कराएंगे तो कंफर्म ये सब चीज से पूछेगा ही पूछेगा। भू राजस्व प्रशासन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया। अकबर का प्रशासन कैसा कैसा था, प्रांतीय प्रशासन देख लिए। उसके बाद हम लोग केंद्रीय प्रशासन देख लिए। केंद्र बटा हुआ था सम्राट में, वजीर में, मीर बख्शी में, मीर सम्मद में और एक काजी में। इतना तरह में ये बटा हुआ था। वहीं अगर प्रांत का बात करें तो प्रांत बटा हुआ है सबसे पहले थे प्रांत में ही बटा हुआ है, मतलब सूबा में बटा हुआ है। सूबा के बाद सरकार में बटा हुआ है, परगना में बटा हुआ है और लास्ट में आता है गांव में बचा हुआ है। उसके बाद क्या याद रखना है? सबका हेड कौन होता था और भू राजस्व व्यवस्था का हेड कौन होता था, न्यायिक व्यवस्था का हेड कौन होता था। इतना कुछ आपको याद रख लेना है।
और अभी तक हमको लगता है कि याद हो चुका होगा। याद नहीं होगा तो वही करना, A4 शीट में लिख लेना है और सामने लगा देना है। ठीक है, बार बार देखना है, उसको याद हो जाएगा। हम आपको घोर के तो नहीं पिला सकते हैं, एक ही चीज को रटवा तो नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा यदि हम मुगल काल बताना स्टार्ट करेंगे तब रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हम अकबर को बता रहे हैं, इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो बन जाता है। ठीक है, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो बन जाता है, इसको कितना कम करते हैं तो इतना बन ही जाता है। और बीच बीच में यदि हम पढ़ाई से अलग अगर नहीं बोलते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। केवल पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो फिर आप लोग को फिर मजा नहीं आएगा कि अरे यार क्या पढ़ाई वढ़ाई झुट्ठे का इतना करवा रहा है। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं, जैसे कि अभी 2 मिनट बोल दिए। अब इधर टॉपिक पे आते हैं, भू राजस्व प्रशासन। शेरशाह सूरी के टाइम में देखे थे, भू राजस्व प्रशासन में वो बहुत बदलाव कर दिया था। शेरशाह सूरी क्या कर रहा था, शेरशाह सूरी ने, आपको याद होगा, आपकी भूमि नपवाया था, भूमि को 3 भाग में बांट दिया था। 3 भाग में बांटा था ना, एक को पहला अच्छा भूमि रखा था, मध्यम भूमि और खराब भूमि, और उसी के हिसाब से वो टैक्सेशन का क्रिया लगाया था। उसका सिकंदरी गज वो निकाला था। बीच बीच में रिकैप कर लेना है, ठीक है, ये सब चीज को। अब देखिए, भू राजस्व, अकबर द्वारा अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था काफी हद तक शेरशाह की व्यवस्था पर आधारित था। इसीलिए बोले कि शेरशाह यदि याद है तो अकबर का भी समझ में आएगा। लेकिन आंशिक बदलाव के साथ, जैसे जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली अकबर मतलब पहले चला रहा था, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया आगे चल के टोडरमल के द्वारा। आपको जब अकबर का नवरत्न आप जब पढ़िएगा तो अकबर का नवरत्न में आपको टोडरमल भी देखने को मिलेगा। अभी हम अकबर का नवरत्न आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अकबर में बहुत लंबा टॉपिक है, अकबर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। टोडरमल के बारे में कभी और बताएंगे, अकबर का नवरत्न के बारे में कभी और बताएंगे। तो आगे चल के टोडरमल में इसमें सुधार किया। टोडरमल ने भूमि मापन के एक रूप पद्धति जमीन का वर्गीकरण का दौरा निर्धारण किया, और इसके उत्पादन का औसत 1/3 जो है टैक्सेशन के रूप में लिया जाता था। तो भूमि नापने का एक जो है, सबको समान रूप में भूमि नापाई पहले। सबसे टोडरमल जो है ये सबका माहिर खिलाड़ी था, ठीक है। तो ये सब भूमि भूमि तुम्हें नपवाया। भूमि नपवाने के बाद क्या किया, भूमि नपवाने के बाद 1/3 जो है, 1/3 भाग उसको रखा गया थी। आपको याद होगा शेरशाह सूरी के टाइम में क्या था, शेरशाह सूरी के टाइम में कानूनगो का ये कहना था कि भू राजस्व व्यवस्था 1/4 था। वहीं यदि त्रिपाठी की बात करें, त्रिपाठी बोलते थे कि नहीं 1/3 था भू राजस्व व्यवस्था शेरशाह सूरी में। लेकिन यदि अकबर की बात करें तो अकबर में बोला जाता है कि 1/3 था उसका भू राजस्व व्यवस्था। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर्षवर्धन का तो पूछा ही जाता है बार बार। हर अच्छा एगो आउट ऑफ द वे पूछते हैं, हर्षवर्धन का भू राजस्व व्यवस्था कैसे था, ठीक है, कितना था। आपको ये बात को कमेंट करना है। आज का ये है तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए, तीसरा होमवर्क है ये। सबको कमेंट करना है, सबको छोड़ नहीं देना, ठीक है। उसका देखिए 1580 में अकबर ने दहसाला व्यवस्था शुरू किया। अब ये दहसाला व्यवस्था क्या है इसको हम समझाते हैं। देखिए ये वाला व्यवस्था जो लागू किया था ना, ये जब्ती वाला जो था, ये वाला एक एक साल में ये वाला निरीक्षण किया जाता था कि एक साल में कितना भू राजस्व व्यवस्था उत्पादित हो रहा है, कितना हो रहा है। एक साल में टोटल रेवेन्यू जनरेट होता था। मतलब कि एक बार भूमि को नाप लिया, भूमि को नापने के बाद देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा भूमि है। पहले ये जानिए कि जब भूमि को नपवाया ना, तो भूमि को 4 भाग में भूमि को बांटा गया। पहला वो भूमि था जिसको कि पोलज कहा जाता था। पोलज देखिए यहाँ पे, पोलज पहला वो भूमि था जिसको कि पोलज कहा जाता था। इसमें हर साल खेती की जाती थी। इसका मतलब ये है कि ये उपजाऊ भूमि था। परती दूसरा नंबर पे आता है, परती, ये 2 साल में एक बार ये वाला होता था। उसके बाद है चाचर, उसके बाद है बंजर। चाचर 3 साल में और बंजर 5 या उससे ज्यादा साल में। ये क्या है, ये मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि एक साल में जहां पे एक बार एक साल में एक बार भूमि लगा दिया जाता है, मतलब कि उपज करता है, तो उसको पोलज भूमि कहा जाता है, उपजाऊ भूमि। उसके बाद आता है परती भूमि, जहां पे 2 साल में एक बार भूमि उपजाऊ होता है। उसके बाद आता है चाचर भूमि और उसके बाद बंजर भूमि। आपको हैरानी होगा कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखे तो उसमें हमको मिला कि उसमें ऑप्शन क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा भूमि मुगल काल में एक साल में एक बार, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कौन सा भूमि उपजाऊ भूमि था जिसको कि साल भर में उपज होता था। और नीचे में यही सब ऑप्शन था, पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये सब ऑप्शन था। तो यदि यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं तो वो वाला आराम से टिक हो जाएगा कि वो भूमि कौन था, वो भूमि था पोलज। पोलज एक साल में एक बार वहां पे उपज होता था, उपजाऊ भूमि के टर्म में उसको ले सकते हैं। ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इतना भाग में ये वाला बांट दिया। और 10 साल का मतलब हम बता रहे थे कि ये बांट दिया, और प्रत्येक 10 साल मतलब कि एक बार निरीक्षण हो गया वो 10 साल तक कायम रहेगा। आपको याद होगा जब हम बता रहे थे अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, जब जब हम इसमें मॉडर्न इंडिया में जब अस्थाई बंदोबस्त आपको बता रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त में क्या बताए थे कि पहले 10 साल पहले था कि भूमि रिफॉर्म हो रहा था, लेकिन जब कॉर्नवालिस जब अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लेके आते हैं तो उसके बाद बोलता है कि नहीं, ये वाला जो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, अब ईयर का कोई टाइम बैरियर नहीं रहेगा। तो ये जो 10 साल वाला था, यही वाला अकबर के टाइम पीरियड में लागू किया गया। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड से ही ये लागू नहीं रहा, अकबर ने भी लागू किया, हम ऐसा बोल रहे हैं। वहां पे तो हेस्टिंग भी बहुत कुछ करते हैं, इसमें आगे चल के ब्रिटिश वाला में हम बताएंगे, हालांकि बहुत कुछ बता चुके हैं। मॉडर्न इंडिया का बहुत कुछ खत्म हो चुका है। जो भी नहीं देखे मॉडर्न इंडिया, एक बार मॉडर्न इंडिया भी आप लोग देखते रहिए, बीच बीच में काम देगा, ठीक है। तो ये 4 भाग में अकबर ने बांट दिया भूमि को। शेरशाह सूरी में कितना बांटा था? शेरशाह सूरी 3 भाग में बांटा था। अकबर कितना में बांट रहा है? अकबर 4 भाग में बांट रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? टोडरमल करवा रहा है ऐसा। तो अकबर ने आमिल आमिल राजस्व अधिकारी को तकव्वी ऋण तथा अन्य किसानों के अच्छा देखिए, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में भी यही हुआ था। आपको याद होगा शेरशाह सूरी में भी हम बोले थे कि तकव्वी ऋण का दिया जाता था किसानों को। तकव्वी ऋण क्या था? तकव्वी ऋण था कि किसान को जो है एडवांस पैसा मिलता था, एडवांस पैसा दे दिया जाता था कि तुम लोग जो है खेती वेती करो, बाद में थोड़ा मोड़ा करके पैसा चुकाना। अकबर के टाइम में ये और लिबरल हो गया। अकबर के टाइम में बोला कि तुम लोग पैसा लो, जितना जरूरत है हम तुमको पैसा देंगे, और साथ में तुमको और कोई भी चीज, मान लीजिए कि कुछ खेती करने के लिए जो जो जरूरत है, औजार का जरूरत होता है, बीज का जरूरत होता है, फिर अ, उपजाऊ चीज जो छिड़काव करते हैं उसका जरूरत होता है। तो अकबर ने राजस्व अधिकारी को बोला था कि किसान को जो जो सुविधा होगा सब कुछ अवेलेबल कराओ, अब बदले में किसान से पैसा भी धीरे धीरे करके लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक के बार में उन लोग के ऊपर बोझ कर देंगे, ठीक है, ये वाला भी नहीं करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अकबर के समय जो है सब कुछ बहुत अच्छा तरीका से चल रहा था, क्योंकि ये सबको मद्देनजर रखते हुए चल रहा था, इसीलिए इसका शासनकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो भू राजस्व व्यवस्था भी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 3 चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या? पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा भू राजस्व व्यवस्था। तो तीनों में कहीं कोई दिक्कत की आप लोग को नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत होना चाहिए। जो भी आपको पढ़ा रहा है उसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि मन में क्वेश्चन ना आ रहा हो। यदि मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब कि आप अच्छा से वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये वाला मैं आ, आपको जो है ना, हम जो अभी जो बात बोले, ये वाला बात बहुत गहराई से सोचना है कि क्वेश्चन मन में क्यों नहीं उठता है। अभी ये वाला अकबर हम स्टार्टिंग में ही बताए कि ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज्यादा डिटेल से बताएंगे तब अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अभी बस 40 मिनट में हम उतना बता रहे हैं जिसमें कि आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा, मोटा मोटी। 100% बोल सकते हैं कि एक तरह से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। कभी और इसमें वीडियो लेंगे अकबर के बारे में जिसमें कि सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इसमें हालांकि बहुत कुछ हम इसमें टच कर चुके हैं। उसका देखिए मनसबदारी व्यवस्था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकबर के टाइम का। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है कि अकबर का मनसबदारी व्यवस्था का व्याख्या करें, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अकबर का मनसबदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। अकबर के टाइम पीरियड से यह व्यवस्था स्टार्ट हुआ है। इसके तहत अधिकारी को एक ओहदा, मनसब सौंपा गया। मनसबदारी क्या था? मनसबदारी एक ओहदा था, एक ओहदा। जैसे कि हम लोग को सेना में जिस प्रकार से ओहदा का दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे मनसब दिया जाता था जमींदार सबको। सॉरी, जमींदार तो बाद में आएगा। मतलब कि ओहदा दिया जाता था, व्यक्ति को ओहदा दिया जाता था मनसब के रूप में। अब मनसब क्या था अभी बता रहे हैं। एक ओहदा होता था ही। सबसे कम ओहदा 10 का था और सबसे ज्यादा ओहदा 5,000। सबसे कम ओहदा 10 का ओहदा था, मतलब एक तरह से पैमाना बोल सकते हैं। 10 सबसे कम और 5,000 सबसे ज्यादा। 5,000 सबसे ज्यादा में कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जिसको कि 7,000 का भी मनसब मिला हुआ था। 7,000 का मनसब सिर्फ शाही घराना को मिलता था, जिसमें कि एक आपका हो गया मान सिंह हो गया और दूसरा अजीज कोका, ठीक है। मान सिंह कौन हो गया? मान सिंह है आपका जाके अकबर का सेनापति, बहुत दिन रह चुका, आमेर का राजा है ये मान सिंह। रुकिए, लिखे होंगे, ठीक है। ओहदा दिया जाता था राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका, ये लोग को 7,000 का मनसब दिया गया था। मतलब कि अकबर के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मनसब इन्हीं को मिला था। ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अकबर के टाइम पीरियड में मान सिंह को कितना का मनसब प्रदान हुआ था।
तो 7,000 का मनसब प्रदान हुआ था दोनों को, मिर्जा अजीज कोका को भी। कोका कौन था? कोका था अकबर का एक तरह का भाई था। और मानसिंह कौन है? मानसिंह है आमेर का राजा है। ठीक है, बहुत सारा युद्ध में भी मानसिंह उसके साथ था, अकबर के साथ। मनसब को दो भाग में बांट दिया गया आगे चल के। क्या क्या था? एक था जट और एक था सवार। अब ये जट और सवार क्या था? जट है एक व्यक्तिगत ओहदा होता था, मतलब कि पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की स्थिति, मतलब कि किसी व्यक्ति को कितना जाट दिया जाएगा, वही किसी व्यक्ति का कितना ओहदा है वही चीज जाट निरूपण करता है। और सवार क्या होता था? सवार मतलब कि घोड़सवार के ऊपर जो तीरंदाज होता है उसको कहा जाता था सवार। तो जो मनसब होता था उसको जाट और सवार दोनों मिलता था, किसी को कम मिलता था किसी को ज्यादा मिलता था। ये वाला भी बांट दिया गया, मनसबदारी व्यवस्था को भी अकबर के टाइम पीरियड में बांट दिया गया। किसी को ज्यादा मनसब मिलता था किसी को कम मनसब मिलता था। जिसको ज्यादा मनसब मिलता था इसका मतलब उसका ओहदा थोड़ा बड़ा है, जिसको कम मनसब मिलता था उसका ओहदा थोड़ा सा कम है। ठीक है, समझ में आ गया मनसबदारी व्यवस्था। आगे चल के ये मनसबदारी व्यवस्था और तीन भाग में बट गया। प्रथम श्रेणी का मनसब, द्वितीय श्रेणी का मनसब और तृतीय श्रेणी का मनसब। प्रथम का श्रेणी का मनसब में था कि 7,000 जट भी रहेगा और 7,000 सवार भी रहेगा। जट भी 7,000 सवार भी 7,000। एक इंटरेस्टिंग बात सवार में ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि मान लीजिए एक घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा के ऊपर यदि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि तीरंदाजी जानता है, उसको पता है उसको आधा सवार माना जाएगा, उसको पूरा सवार माना नहीं जाएगा। मतलब एक घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ सवारी को आधा मनसब माना जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। सवार का मतलब वही होता है कि घोड़ा के ऊपर जो बैठ के तीरंदाजी करता है वही होता है सवार, घोड़सवार फौजी जिसको कहा जाता है। तो तीन श्रेणी में बांटा, एक को प्रथम श्रेणी रखा 7,000 मनसब अति 7,000 जाट और 7,000 सवार मिलता था। द्वितीय श्रेणी में 7,000 जाट और 4,000 सवार मिलता था। तृतीय श्रेणी में 7,000 जाट और 3,000 सवार मिलता था। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, आपको लग रहा होगा कि जाट और सवार, जिसको जाट ज्यादा मिल गया इसका मतलब वो ताकतवर है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं था। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए जाट 4,000 मिला और सवार भी 4,000 मिला, ठीक है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि जाट 4,000 मिला, 4,000 मिला और सवार 3,000 मिला, एक कंडीशन ये है। और एक कंडीशन ये है कि 3,000 जाट मिला और 4,000 सवार मिला, तो ये दोनों का भी औदा लगभग लगभग बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि जाट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसका औदा बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों कितना कितना दोनों चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से औदा डिसाइड होता था। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि हम ये चीज समझाने में सफल हुए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग होता है, जाट और सवार क्या होता है, ये चीज कंफ्यूजिंग होता है। जब सर हमको ये चीज बता रहे थे हमको खुद ये चीज कंफ्यूजिंग हो रहा था, जाट और सवार क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि जाट और सवार क्या होता है। जाट मतलब नहीं, जट बोल, जट 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 और सवार क्या होता है? जट होता है व्यक्तिगत पदानुक्रम के क्रम में उसका जो है कितना औदा है, वो होता है जाट। और घुड़सवार होता है, घुड़सवार फौजिया को बोलता है सवार। ठीक है, तीन तरह में बांटा गया था, 7,000 7,000, 7,000 4,000 और 7,000 3,000। अब देखिए, इसके अलावा अलग अलग औहदे वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रयोग किया गया। हम बताए अलग अलग किया गया। जैसे कि 500 जट रखने वाले को मनसबदार कहा जाता था। जिसके पास 500 जट होता था उसको मनसबदार कहा जाता था। और जिसके पास 500 से 250, 500 से 2,500, सॉरी, 500 से 2,500 जिसके बीच, 500 से 2,500 के बीच जिसके पास जट होता था उसको अमीर कहा जाता था। और यही अमीर आगे चल के जो है ना आपको देखने को मिलेगा, सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था का कमान संभाल लिए थे यही अमीर, अमीर और उम्दा ए आजम। ठीक है, 250, 2,500 और उससे ऊपर को कहा जाता था उम्दा ए आजम। यहाँ लिख देते हैं, नीचे नहीं, मिट गया है थोड़ा सा। उम्दा ए आजम कहा जाता था, उम्दा ए आजम, उम्दा ए आजम। 2,500 से ज्यादा जिसको जट मिलता था उसको कहा जाता था उम्दा ए आजम, मतलब कि सबसे तगड़ा यही था। ठीक है, मनसबदार था पहला कैटेगरी में, दूसरा कैटेगरी में अमीर था, तीसरा कैटेगरी में था उम्दा ए अमाद, सॉरी आजम, उम्दा ए आजम। तो ये तीन कैटेगरी में मनसबदारी व्यवस्था बटा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं मनसबदारी व्यवस्था हम आप लोग को समझाने में सफल हो गए। अगर कहीं कोई मनसबदारी व्यवस्था में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था बहुत बड़ा है, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था में इतना में ट्राई किया बताने का, लेकिन ये और बड़ा है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए।
फीडबैक से हमको पता चलता रहेगा कि हम समझाने में आप लोग को सफल हो पा रहे हैं भी कि नहीं सफल हो पा रहे हैं। ठीक है, उसका देखिए सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, अकबर ने सैन्य सुधार में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला परिवर्तन किया। ठीक है, अभी बताते हैं क्या परिवर्तन है। अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह और शेरशाह सूरी की तरह दागो और चेहरा वाला जो हुलिया हुलिया कबूलियत वाला जो पद्धति है उसको लागू किया। घोड़ा दागने और सेना का हुलिया वाला अंकन जो करता था उन लोग का, वो वाला जारी ही रखा। से अलाउद्दीन खिलजी से शेरशाह सूरी अडेप्ट किया, शेरशाह सूरी से अडेप्ट कर रहा है अकबर, जारी रहा वो वाला चीज। लेकिन जनजातीय और स्थानीयता को कमजोर करने के लिए सिपह सलारों के मिश्रित दस्ते में, अच्छा ये छोड़िए, हम जो लिखे वो छोड़िए, हम समझा देते हैं चीज को। देखिए सैन्य व्यवस्था में क्या होता है कि सैन्य व्यवस्था में जाति व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, ये सब चीज बहुत हावी होता है। अभी के तुलना में भी बात करें तो अभी भी ऐसा होता है। हम बहुत कोशिश सुने हैं कि डिफेंस लाइन में जो ये सब चीज बहुत प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी का मतलब ये सब चीज बहुत देखा जाता है, जाति पाति, तुम कौन, यदि यदि बिहारी है तो बिहारी का सपोर्ट करेगा, यदि बंगाली है तो बंगाली का सपोर्ट करेगा, यदि अथी है, मतलब मेरा मतलब ये है कि भाषा के आधार पे या स्थान के आधार पे या फिर जनजाति जाति के आधार पे ये सब सैन्य व्यवस्था में बहुत खराब नियम था। और अभी भी है, बोल सकते हैं अभी भी ये चीज दूर नहीं हुआ। गहराई में यदि जाएंगे तो अभी भी ये चीज देखने को मिलेगा ही हम लोग को। तो अभी क्या है, अभी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अकबर के टाइम पीरियड का। तो ये होता था। ठीक है, अकबर ने क्या किया, जो कि उसका मिश्रित दस्ता था, दस्ता का मतलब होता है कि बटालियन एक तरह से। ठीक है, तो जो मिश्रित दस्ता था, अकबर ने ट्राई किया था कि सबको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का, सबको अच्छा तरीका से रखने का, जिसमें कि मुगल आता था, जिसमें कि पठान आता था, राजपूत आता था, हिंदुस्तानी भी आता था। तो ये सबको सैन्य व्यवस्था में एक अच्छा तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करने का बात अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सैन्य व्यवस्था में जाति व्यवस्था या फिर किसी अन्य तरह का मामला देखने को मिले। ठीक है, तो ये हो गया सैन्य व्यवस्था। इसके अलावा क्या था, वो घुड़सवार फौजी, घुड़सवार फौजी, जिसको कि वही हम जो बोले क्या बोलता है, सवार कहा जाता है, धनुर्धारी सिपाही, रेजिमेंट इंजीनियर को भी भर्ती लेता था, सबको एक साथ लेता था वो। ठीक है, और सबका हेड कौन है, सबका हेड है सम्राट, स्वयं सम्राट, सब कुछ देख रेख सम्राट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जागीरदार व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था पे भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर से रिलेटेड। सल्तनत काल का इक्ता मुगलों के अधीन संशोधित रूप में जागीर बन गया। अब इक्ता प्रणाली आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इक्ता प्रणाली जो भी पहले नहीं जानते। दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 में ही आप लोग पढ़े लिए होंगे इक्ता प्रणाली, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं। दिल्ली सल्तनत में एक रूलर रहा इल्तुतमिश, आपको पता होगा एक रूलर इल्तुतमिश जो कि स्लेव ही था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली का स्टार्ट किया था। एकता प्रणाली क्या था कि एक वो बंदा को एक इंडिपेंडेंट राज्य दे दिया जाता था, मतलब एक इंडिपेंडेंट प्रदेश दे दिया जाता था, और उसको बोलता था कि तुम जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करो और उसको फिर भेजो मेरे पास। तो इसी तरह से इल्तुतमिश ने अलग अलग जगह इक्ता नियुक्त किया हुआ था, इक्तेदार जिसको ही कहा जाता था, मतलब कि अलग अलग प्रदेश दे दिया था इक्तेदार को, और बोलता था कि वो लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करो। वही चीज को संशोधित करके अकबर ने क्या किया, जमींदार व्यवस्था लागू कर दिया, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था, सॉरी जागीरदारी व्यवस्था। अब जो है इक्ता ना दे करके अब दिया जाता है, जागीर दिया जाता है। जागीर दे दिया जाता है कि तुम जो है यहाँ तक जो अपना भू राजस्व व्यवस्था या फिर अपना राजस्व व्यवस्था, राजस्व रेवेन्यू अपना जनरेट करो और उसको फिर मेरे पास ले आओ। ये था जागीरदारी व्यवस्था। मोटा मोटी यही था। आप देखते हैं लिखा क्या है, ये वाला तो समझिए। उसका जागीरदार व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था का आंतरिक हिस्सा होता था। मतलब ये है कि मनसब जो है, मनसबदार व्यवस्था जो है, मनसब मनसब जिसको कहा जाता है, मनसबदार व्यवस्था के अंडर होता था जागीरदार। जागीरदार जो मतलब कि ये है कि मनसब को जागीरदार दिया जाता था, जागीर दिया जाता था मनसब को, जो कि मनसबदार होते हैं उसको जागीर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मनसब जागीरदार, सॉरी, प्रत्येक जागीरदार मनसब होता था, लेकिन प्रत्येक मनसब जागीरदार नहीं होता था। इसको अभी हम अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज 40 मिनट से भी ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास नेट का सुविधा है, अभी हम घर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था कि जागीरदारी व्यवस्था क्या था, बता दें जागीरदारी व्यवस्था क्या है, कि मनसब जो होता था, मनसबदार, मनसबदार को मिलता था जागीर,
ये जागीर भी तरह तरह का जागीर होता था, वतन जागीर होता था, तनख्वाह जागीर, तो तरह तरह का जागीर होता था, मसर्रत जागीर, ये सब जागीर होता था, ठीक है। तो सभी मनसबदार, मनसबदार क्या होता था, मनसबदार एक ओहदा होता था, अभी हम बताएं, मनसबदार एक ओहदा होता था जिसको कि दो भाग में बांटा गया था, एक था जट और एक था सवार, ठीक है। तो देखा गया कि आगे चल के जागीर जब व्यवस्था जब स्थापित किया गया तो मनसब को ही जागीर बना दिया गया, मनसब को ही जागीरदार बना दिया गया, एक स्पेशल प्रांत को दे दिया गया जागीर को, और उसको बोला गया कि तुम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करो और फिर उसको भेजो मेरे पास। तो यही है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी जागीरदार मनसबदार थे, सभी जागीरदार मनसबदार थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे, ठीक है। वीडियो को एक दो बार पीछे करके ये चीज को देख लेना, अब ऐसे समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। सभी जागीरदार मनसबदार थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे, क्योंकि जरूरी थोड़े कि सब मनसब, राणा मान सिंह को जो है उसको तो जागीर मिला था, उसको तो वतन जागीर मिला हुआ था, ठीक है। उसका बात थोड़ी छोड़िए। बहुत कोई को ऐसा था कि जिसको कि मनसबदार था लेकिन उसको जागीर नहीं दिया गया था, तो इसीलिए सभी जागीरदार मनसबदार थे और मनसबदार जागीरदार नहीं थे। इस पे इतना जोर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम इतना जोर दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटा करके जरूर देखिए, जिसका तैयारी कर रहे हैं और जिसका तैयारी करना चाह रहे हैं, एक बार क्वेश्चन बैंक उसका देखते रहिए बीच बीच में, जिसका भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अपने आप को उस अनुरूप में ढाल देना है। अभी जितना भी क्वेश्चन पूछे या फिर बताएं, आप एक बार जो भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो क्या है, ग्रेजुएशन तो बस एक एक सीढ़ी है, ठीक है। ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन आगे का काम देने के लिए ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन पास करने के लिए ग्रेजुएशन नहीं होता है, ठीक है। बहुत कोई को पास करने के लिए ग्रेजुएशन का जरूरत है। तो खैर, जागीरदार व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जागीरदार व्यवस्था समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इस सब के ऊपर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं ना, क्योंकि ये सबसे ऑप्शनल में क्वेश्चन बनता है ना, इसीलिए। अभी यहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होंगे जो आगे जाके बीपीएससी टारगेट कर रहे होंगे, जो कि आगे जाके यूपीएससी सिविल सर्विस में टारगेट कर रहे होंगे, तो उन सबको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था के ऊपर, ठीक है। तभी आप लोग को और ज्यादा डिटेल में आप लोग को और समझना पड़ेगा। अभी जितना हो सके उतना बता चुके हैं। उसका देखिए, इसमें पदाधिकारियों का राज्य में दी गई उनकी सेवा के लिए किसी खास क्षेत्र का राजस्व सौंपा गया, अभी बताए थे हम। इस समय अन्य प्रकार के जागीर भी दिया जाता था, जैसे कि तनख्वाह जागीर, मसरत जागीर, वतन जागीर, अल्तमागा जागीर, ठीक है। ये सब सभी तरह का जागीर है, और सब जागीर का अलग अलग प्रावधान है, किसको दिया गया था ये सब भी वर्णन किया गया। अभी उतना डीप में जाएंगे तो इधर हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 42 मिनट हो चुका है। आज को हम लोग ऑलरेडी बहुत समय से आगे चले गए हैं, समय से आगे नहीं, समय से पीछे, सॉरी। लेकिन अब खत्म होने वाला, ये लास्ट पेज है हम लोग का, धार्मिक नीति। अकबर का धार्मिक नीति के ऊपर भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि ग्रेजुएशन में नहीं पूछे, ग्रेजुएशन में तो पहले से पता रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये वाला तो बहुत खराब सिस्टम हमको लगता है, कि सबको पहले से ही पता चल जाता है कि भैया कौन कौन आने वाला है, बस उतने आदमी पढ़ लेता है और समझता है कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया। हम लोग जब भी उतना 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी चौथा क्वेश्चन आने वाला समय में कर लेंगे, कल को या परसों को, ठीक है। तो क्या लगता है सिलेबस खत्म हो गया हम लोग का? सिलेबस आप लोग का नहीं खत्म हुआ यार, सिलेबस बहुत लंबा है। भक्ति मूवमेंट, तो मुगल का प्रशासन, मुगल ये वो फलना चिल्ला, बहुत लंबा सिलेबस है। अभी हम आपको सिर्फ पास होने के लिए बता रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिए। आप ये पास होने के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, उतना हम बता दे रहे हैं जो कि आपको आगे भी काम देगा, जरूर काम देगा यदि अच्छा से सुनते हैं। उसका देखिए धार्मिक नीति। अकबर का धार्मिक नीति बहुत ही महान धार्मिक नीति वाला व्यक्ति। अकबर की धार्मिक नीति के कारण इतिहास के पन्नों में ख्याति प्राप्त कर चुका था। अकबर का धार्मिक नीति बहुत प्रशंसनीय रहा है, ठीक है। उसके धार्मिक विचारों के कई कारक जिम्मेदार थे। अब कारक उसका थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला कारक तो ये कि इसका गुरु, गुरु जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा उभर के सबके सामने आएगा। गुरु सबसे अहम भूमिका निभाता है आदमी के जीवन में, और सबसे पहला गुरु तो उसके पिता माँ पिता ही होते हैं, ठीक है। तो वहां से गुरु वाला शिक्षा स्टार्ट होता है। और अकबर का गुरु कौन था? अकबर का गुरु था लतीफ, अब्दुल लतीफ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, अकबर के गुरु का क्या नाम था? तो अकबर के गुरु है अब्दुल लतीफ। तो उसके संरक्षण में ये रहा था, इसीलिए इसका धार्मिक नीति थोड़ा उदार हो गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या रीजन है। राजपूत कन्या से वो विवाह किया था, राजपूत कन्या से वो विवाह कर लिया था, ठीक है।
ये जोधाबाई के बारे में जो है ना, आप लोग उसके कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। जोधाबाई के बारे में आप लोग यदि डिटेल से पढ़िएगा ना, तो थोड़ा मोड़ा आप लोग फंस सकते हैं कि जोधाबाई कौन थी, जोधाबाई सीरियल वीरियल में जो दिखाया गया वो हकीकत है, या जो किताब में लिखा गया वो हकीकत है। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, ठीक है, इसीलिए अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। दो प्रसिद्ध पुत्र था इसका, एक था अबुल फजल और एक था फैजी। ये दोनों पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पुत्र विद्वान था, बौद्धिक दिग्गज वाला व्यक्ति था, जिसके कारण कि बताया जाता है कि अकबर का धार्मिक नीति इन सब से भी थोड़ा सा अफेक्ट हुआ। तो अकबर का धार्मिक नीति ये सब रीजन से अफेक्ट हुआ, ठीक है। ये आप लॉन्ग आंसर में भी इसका जिक्र कर सकते हैं, जब अलग से धार्मिक नीति पर क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का। तो अभी तो अलग से क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए इन लोग के ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं करना। लेकिन इन सब के यदि रीजन पूछा जाए कि अकबर का धार्मिक नीति इतना उदार क्यों था, तो उन सब का रीजन एक ये तीनों है उन सब का रीजन। और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद देखिए, आमेर की राजधानी जोधाबाई से शादी करने के तुरंत बाद तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर ने बहुत सारा कर समाप्त किया, तीर्थयात्री कर, जजिया कर। तीर्थयात्री कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, ठीक है। यहाँ पे लिखने जो है ना, यहाँ पता नहीं काहे नहीं लिखे, 1563 होगा या 1564 होगा। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा वो चीज, ठीक है। 1563 या 1564, ये सोचे थे कि पूछेंगे हम आपसे, लेकिन हम यहाँ खुद ही नहीं लिखे, पूछेंगे आपसे कैसे। आप लोग नहीं तो सोचिएगा कि खुद ही नहीं जान रहा है, झुट्टे का पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसने अपने हिंदू पत्नियों को अपने देवी देवताओं को पूजा करने का इजाजत दिया। अकबर का यह सबसे बड़ा उदार व्यक्ति था। उसने सभी व्यक्ति को जो भी धर्म पसंद है उसको अपनाने का इजाजत दे दिया था। हिंदू हो तो हिंदू का तुम पूजा करो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम का पूजा करो। मतलब ये पूरा बायस्ड व्यक्ति नहीं था कि नहीं भैया मुस्लिम है तो तुम मुस्लिम का पूजा करो, तुमको जबरन हम मुस्लिम बना देंगे। ऐसा बिल्कुल इनका रवैया नहीं था अकबर का, ठीक है। 1575 में उसने अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना एक पता, यूपीएससी या फिर बीपीएससी किस में पूछा गया याद नहीं आ रहा, शायद यूपीएससी में शायद क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, या बीपीएससी में। क्वेश्चन बैंक कौन ईयर का था उठो, शायद 2017 या 18 का था, ठीक है, याद नहीं है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब क्या पढ़ते हैं, सब ये पढ़ते हैं कि अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया। लेकिन उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था, अकबर ने इबादत खाना जो बनवाया, ठीक है, उसका क्या काम था, ये क्वेश्चन था। उसका क्या काम था, वो किस लिए बनवाया। और नीचे चार ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें कि पहला ऑप्शन था धार्मिक, नहीं, पहला ऑप्शन था वो एक स्नाना, मतलब कि नहाने का जगह था। दूसरा ऑप्शन में था कि वो सभी धर्म के लोग वहां पे आके बैठते बैठते थे। तीसरा था कि वो महिलाओं के लिए अलग रखा गया था। मतलब इसी तरह का तीन चार गो ऑप्शन था। तो क्या होगा, इबादत खाना अभी आप लोग जान लीजिए, इसमें टिक मारना है बी नंबर में। बी नंबर का मतलब ये है कि इबादत खाना था एक धार्मिक जगह। धार्मिक जगह मतलब ये है कि वहां पे अलग अलग धर्म के व्यक्ति लोग आते थे, और अकबर सलाह मशवरा उससे करके अपना धार्मिक नीति को फिक्स करता था, ठीक है। जैन, ईसाई, पारसी धर्म के प्रख्यात विद्वान बुलाया जाता था वहां पे। एक वर्ड में बोला जाए तो इबादत खाना एक प्रार्थना सभागार था, प्रार्थना सभागार था, ठीक है। उसने धार्मिक चर्चाएं करता था उसमें, वो यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन सेम टू सेम था कि अकबर का इबादत खाना किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस तरह का क्वेश्चन था। 1579 में अमोघता हुक्मनामा जारी किया, जिसके द्वारा उसने अपने धार्मिक शक्तियों पर जोर दिया। अकबर ने अपना धार्मिक शक्ति पर बहुत जोर दिया, जिसमें कि वो 1582 ईस्वी में, पता है, 1582 ईस्वी में दिन इलाही धर्म की स्थापना किया। दिन इलाही धर्म का अलग एक धर्म का स्थापना किया। जिस प्रकार ने अशोक का धम आप लोग पढ़े होंगे, पार्ट 1 में पढ़े होंगे अशोक का धम, जिसमें कि बहुत लंबा उसका बहुत लंबा है उसका आंसर भी, ठीक है। तो पार्ट 1 में देखे होंगे अशोक का धर्म में क्या था कि सभी धर्मों का अच्छा अच्छा बात को संग्रह करके एक नया धर्म बनाया, जिसको कि धम्म कहा गया, अशोक का धम्म। उसी प्रकार अकबर ने सभी धर्म का नया अच्छा अच्छा बात को घुसा दिया, उसको कहा गया दिन इलाही धर्म। हालांकि इसका ज्यादा कोई इसको अपनाया नहीं, अपनाने वाला इसका बीरबल था। बीरबल नहीं, केवल ये दिन इलाही और एक दो है, तो सिर्फ उन्होंने ही दिन इलाही धर्म को अपनाया, बाकी ने किसी ने भी दिन इलाही धर्म को नहीं अपनाया था। क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीज जो करता था, बोलता था कि धो अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, अपना धर्म। क्योंकि उस समय पता होगा कि मुगल, मतलब कि मुस्लिम सत्ता स्थापित हो रहा था, जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो उस टाइम पे अकबर जैसा शासक आया जो कि ये बोलता है कि सबको अच्छा से रहो, मस्त से रहो।
बैटरी भी लगभग 10% हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अकबर का धार्मिक नीति। तो इतना कुछ हम लोग आज को देख लिए। हम लोग क्या क्या देखे एक बार फटाक से समरे कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्लिक का नहीं हो रहा, हो गया। अकबर का धार्मिक नीति में हम लोग क्या क्या देखे, अच्छी धार्मिक नीति बोलते हैं। अकबर का प्रशासन में क्या क्या देखे, आपको एक बार समरे करा देते हैं, समराइज एक बार मार देते हैं, ठीक है। अकबर का धार्मिक नीति में हम लोग सबसे पहले देखें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में 4-5 भाग में बटा हुआ था, सम्राट वम्राट जो था वो सब बटा हुआ था। उसके बाद आता है आपका जाके प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में भी बटा हुआ था 4-5 भाग में, जिसमें कि सबसे हेड सूबा, सूबा और सबसे लास्ट में ग्राम। इसमें सबसे हेड सम्राट और सबसे लास्ट में क्या, लास्ट का बात नहीं है इसमें, इसमें लास्ट नहीं है। सबसे लास्ट में हम बताए थे काजी, जो कि न्याय व्यवस्था का, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम बताए। उसके बाद हम लोग देखें सैन्य व्यवस्था में कुछ कुछ सुधार किया, सैन्य व्यवस्था के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग धार्मिक नीति के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग क्या देखें, अकबर ने और क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था को हम लोग देखें। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था को देखें। तो इतना चीज ने अकबर ने क्या क्या किया हम लोग वो सब देख लिए। और यहाँ पे जो है ना आप लोग का निष्कर्ष हम ऐड इसलिए नहीं किए हैं, निष्कर्ष ऐड नहीं किया, ठीक है। आप लोग को खुद निष्कर्ष, आप लोग इस आंसर को जब आप लोग लिखिएगा तो एक बार आप लोग टेलीग्राम में डालिए, ठीक है। और आप लोग निष्कर्ष हम इसलिए यहाँ छोड़ दिए हैं क्योंकि निष्कर्ष में ये इसका निष्कर्ष जो है ना अलग अलग वे में इसका निष्कर्ष लिखाएगा। यदि धार्मिक नीति पूछा है तो धार्मिक नीति का अलग निष्कर्ष लिखाएगा, राजपूत नीति पूछा है तो राजपूत का अलग निष्कर्ष लिखाएगा, और ये अकबर का राजत्व सिद्धांत चूंकि इसका आंसर है इसका अलग निष्कर्ष लिखाएगा। तो इसमें हम बता देते हैं कि किस तरह आपको निष्कर्ष इसका लिखना है। निष्कर्ष में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर जो है अपना साम्राज्य, अकबर का प्रशासन, प्रशासन नहीं, अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि अकबर ने भिन्न भिन्न जगहों पे सुधार करने का प्रयास किया या सुधार किया, जिसमें कि धार्मिक नीति, सामाजिक नीति और फिर राजस्व व्यवस्था। तो ये सब में सुधार करके मुगल प्रशासन को एक सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जो कि बहुत आगे चलकर बहुत आगे तक इसको काम आया। आपको पता होगा कि औरंगजेब के शासनकाल तक भी अकबर का बहुत सारा बात को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह करके आप एक बहुत अच्छा एंडिंग कर सकते हैं, और बीच में जो चीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको घुसा देना। जैसे कि मान लीजिए अकबर का राजत्व सिद्धांत है, तो लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार अकबर का राजत्व सिद्धांत आम जनता के लिए लाभदायक था, या फिर इस तरह कर सकते हैं कि इस प्रकार अकबर का राजत्व सिद्धांत में हम देखते हैं, हम पाते हैं कि अकबर ने अपने सभी साम्राज्य को, मतलब कि मुगल के सभी बादशाहों से बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में काम किया। तो इस प्रकार एक मोटा मोटी एंडिंग हो सकता है, आपका बहुत बेस्ट आंसर रेडी हो सकता है, ठीक है। आपको इसका आंसर अपने से लिखना है और एक बार टेलीग्राम में भेज दो यार। कोई आप लोग कोई भी अभी तक टेलीग्राम में एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं भेजे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग तैयारी वैयारी नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देखते हैं, वीडियो मजा से ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं, बस हो गया कहानी खत्म इतने में। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाने का ट्राई कीजिए आप लोग, आपके लिए इतना कुछ हम कर देते हैं। थोड़ा मोड़ा हाथ तो हिला करके क्वेश्चन कम से कम 6-7 पेज नहीं तो कम से कम इसी को शॉर्ट करके कम से कम 3-4-2 पेज में कम से कम लिखिए। एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ के अंदर सब कुछ लिखिए, उसके नीचे कम से कम 3-4 लाइन, 3-4 लाइन, 3-4 लाइन, 3-4 लाइन, एक पेज में ही खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा समरी, ठीक है। ये सब थोड़ा सा मेहनत करने का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और मेरा विश्वास है कि कुछ दिन में आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे कि ठीक है। अभी तो आप लोग एग्जाम के डर से मतलब कि थोड़ा मोड़ा चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम के बाद भी इसी तरह जोश रखना है, हाई जोश एकदम हाई होना चाहिए। तो बस आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अकबर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर दिए जो कि आपको हमेशा काम देगा यदि अच्छा से यदि आप सुने हैं तो, ठीक है। 53 मिनट बहुत लंबा वीडियो बन चुका है पता है, लेकिन जो देख लिए 53 मिनट, जो जिसको अभी तक 53 मिनट जो सह करके 53 मिनट 54 मिनट जितना है देख लिए, तो उन लोग एक बार फीडबैक जरूर देके जाइए कि कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, कम से कम वो भी तो हमको पता चले। अब तो पब्लिकली डिसलाइक शो भी नहीं करता, हमको सिर्फ शो करेगा, ठीक है। तो अगर नहीं पसंद आता है तो आप लोग डिसलाइक मार सकते हैं, और बताना है कि क्या पसंद नहीं आया या क्या समझ में नहीं आया, उसको हम टेलीग्राम में भी बता देंगे। और एक बात, ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ऑब्जेक्टिव हम धीरे धीरे करके वहां पे बताते चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बता देंगे टेलीग्राम में किसके ऊपर रहने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।